Hello everyone, welcome to ANET classes. My name is Neeraj Joshi and today we are going to discuss some more questions of electric flux and Gauss law taken from the book Concept of Physics. Okay, so starting with our first numerical, तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं. So सबसे पहले you must take out your books and copies. तो सभी बच्चे अपनी बुक्स और कॉपीज ले लें और शुरू करें हमारे साथ पहला न्यूमेरिकल. तो क्या कह रहा है हमारा पहला न्यूमेरिकल? A spherical volume contains uniformly distributed charge of density. तो यहां पे चार डेंसिटी दे रखी है. देखो चार डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम पे हमारे पास कितना चार्ज यहां पर है. तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम पर मीटर क्यूब का चार्ज है एक स्पेयर में. ठीक है, तो एक स्पेयर हम कंसीडर कर ले रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक स्पेयर है. तो इस स्पेयर में इतना चार्ज है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. इसके अंदर यहीं पर 4 सेंटीमीटर पे हमें यह बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो दिस द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो सबसे पहले गॉस लॉ का क्वेश्चन है. सो वी आर टेकिंग अ गॉसियन सरफेस. हमने एक ले ली गॉसियन सरफेस. अब हमें बताना क्या है कि इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो गॉस लॉ क्या कहते हैं? तो E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो हमारा S है गॉसियन सरफेस का एरिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. ठीक है, तो E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, जो हमारा रेडियस है उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस टाइम आई एम राइटिंग 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है, इक्वल्स टू. नाउ आई हैव टू फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड. ये जो मेरा स्फीयर है इस पे मेरा चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा, दिस आई हैव टू कैलकुलेट. तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले के वॉल्यूम से, गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज है, दिस आई हैव टू फाइंड. तो कितना हो जाएगा? स्फीयर है अगर, तो 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो और एप्सिलॉन नॉट तो हमारा नीचे है ही, एज इट इज हमने लिख लिया. ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो 4 पाई का टर्म तो 4 पाई से कैंसिल हो चुका है हमारा, और आर स्क्वायर यहां भी, आर स्क्वायर यहां भी है, तो यहां पे एक टर्म बचेगा हमारा आर का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है यहां पे? अगर हम देखें अब तो एक तो 2 का टर्म बचा हुआ है हमारा, एक टर्म आर का बचेगा, और दैट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -2. ठीक है, पाई का टर्म तो कैंसिल हो चुका है, और एप्सिलॉन नॉट हमारा बचा हुआ है, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12. उसको भी एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं. ठीक है, ऊपर भेज दिया हमने पावर को. और अब बचा है हमारे पास एक और टर्म, वो है हमारा यहाँ पे 3. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले अगर हम, तो एक टर्म हमारा यहाँ पे ये था 2 इंटू 10 की पावर -4 का. तो यहां पे हमने 2 तो लिखा, मेरे ख्याल से एक -4 का टर्म हमारा यहाँ पे पेंडिंग है पावर का. तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 4 जा 8 अपॉन 8.85 को अप्रोक्सीमेट 9 लेके सॉल्व करें तो 3 9 जा 27. ठीक है, और पावर क्या आ रही है हमारे पास? 10 की पावर -2 -4 विल बी -6, 12 -6 विल बी 6. ठीक है, तो 8/27 इंटू 10 टू द पावर 6. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आंसर? अगर मैं इसको 80/27 लेके चलूं तो इट विल बी 10 टू द पावर 5. 80/27, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी हमारी वो क्या रहेगी? 3. तो 27 3 81 होता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम आंसर. ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज पार्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि चीजें बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो हमारे कैंसिल हो गए. तो सिंपल सा हमने क्या लगाया कॉन्सेप्ट? गॉस तो लगाया यहाँ पे. यहाँ पे हमें क्या लेना होता है? चार्ज कितना हमारा एनक्लोज्ड है. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है. तो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Now we are having our next question. क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले you can read the question, pause the video, first do it by yourself, then you can see the solution. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? The radius of a gold nucleus Z equals to 79 is about 7 into 10 to the power -15 मीटर. तो हमें रेडियस दे रखी है गोल्ड न्यूक्लियस की,
assuming that the positively charged is distributed uniformly throughout the nuclear volume. यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि पूरी जगह पे जो चार्ज है वो समान रूप से स्प्रेड है, यानी कि अगर हम किसी भी यूनिट वॉल्यूम पे लें, हर एक यूनिट वॉल्यूम पे जो हमारा चार्ज है वो इक्वल होने वाला है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो पहले तो हमसे पूरे पे कह रहा है, न्यूक्लियस के पूरे सरफेस पे निकालने को कह रहा है। तो अगर मैं कहूंगी मैंने न्यूक्लियस बना रखा है पूरा इसका, गोल्ड न्यूक्लियस का, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, 79, क्योंकि हमें पता ही है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे तो हमें मिल जाएगा चार्ज। तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, अगेन गॉस लॉ। तो E इंटू हमें एक पूरा गॉसियन सरफेस ले लेंगे जो इसको कवर करेगा, तो E इंटू क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है हमारा इस स्फीयर के अंदर, दैट वी विल टेक डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस एरिया तो हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, चार्ज इनक्लोज्ड Q इक्वल्स टू एन, तो n तो हो जाएंगे 79, E 1.6, E मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। साथ में हमारे पास किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब R की वैल्यू हमें दे रखी है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो यहां पुट आउट कर लेते हैं इसको। तो देखो क्या बन चुका है हमारा अभी तक, तो 79 इंटू 1.6, एक काम करते हैं इस 4 पाई को नीचे ले आते हैं, तो ये बनेगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में एक टर्म हमारा आर स्क्वायर का है। द वैल्यू ऑफ आर इज 7 इंटू 10 की पावर माइनस 15, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर विल बी 49, 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 30। ठीक है, अच्छा और क्या रह गया हमारा, पावर रह चुकी है 10 की पावर माइनस 90, तो सारे टर्म्स हमने लिख लिए हैं। अब देखो हम यहाँ पे इजीली हमें दिख रहा है k बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू को भी ले लेते हैं ऊपर हम, तो इट विल बिकम 79/49 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो सारी पावर अरेंज कर लें, माइनस 19, इट विल बिकम प्लस 30 और एक प्लस का 9। ये वाला 9 किसका आया हुआ है, k का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैल्यू होती है, तो ये 10 की पावर 9 हमने ऊपर लिख लिया। तो अब मुझे ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले 79/49 की अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लूं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 80/50, तो इट विल बी अराउंड 1.6। तो अप्रोक्सीमेट मुझे मिल चुका है 1.6, 1.6 इंटू 1.6, इसको यहां पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये तो हो चुका है हमारा 1.6 इंटू 1.6, दैट विल बी 2.56 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन तो कुछ बचा नहीं है अब हमारा, इंटू 10 की पावर को अगर हम अब अरेंज कर लें तो माइनस 19 और ये तो 30 प्लस 9 इट विल बी 39, तो 39 और माइनस का 19 इट विल गिव अस प्लस का 20। ठीक है, तो 20 प्लस का पावर हमें मिल रही है, तो 9 से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45, 50, 5 कैरी, 8 9 2 18, 4 22 एंड 1 23 इंटू 10 की पावर 20। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो इट विल बिकम 2.3 इंटू 10 टू द पावर 21। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, द आंसर विल बी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने अप्रोक्सीमेट लिया है 79/49 को, तो हमारा आंसर नियर अबाउट बिल्कुल एक्यूरेट ही है लगभग। तो हमने अप्रोच क्या लगाई कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा वो हमने देख लिया, उसको देखने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लगा रखा है Q इक्वल्स टू एनी का। ठीक है, Q इक्वल्स टू एनी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता था, E भी हमें पता था, उसकी वैल्यू हमने रखी एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट लाइक दैट। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट ए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट, एट द मिडिल पॉइंट, किसी मिडिल पॉइंट पे, अगर ये सेंटर है तो अगर हम इसके किसी एक मिडिल पॉइंट पे चले गए, यानी कि r/2 पे, अगर मैं ये कहूं इस न्यूक्लियस की रेडियस मेरी r है, तो मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा r/2।
तो एक गॉसियन सरफेस हम यहां पे भी ले सकते हैं। बस अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इसके गॉसियन सरफेस के रिगार्डिंग करनी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। सो टिल देन यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि दूसरा पार्ट हम कैसे सॉल्व करें। सो टिल देन लेट्स सम स्पेस and you can try to solve it by yourself. Then we will go step by step for the part second. चलो फिर बात करते हैं। तो हमें वही चीज अप्लाई करनी है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा हमारी वैल्यू बदलने वाली है चार्जेस की। तो अगर हम चार्ज एनक्लोज की बात करेंगे, अब क्यू इन कितना हो जाएगा इसमें अब की बार जो हमारा गॉसियन सरफेस है। सो नाउ वी आर सॉल्विंग अवर पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यू। ये जो मेरा आर है ये पूरा रेडियस है, जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस है, एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय नाउ हाफ रेडियस। अब जो हमारा नया गॉसियन सरफेस है उसके वॉल्यूम से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4/3 पाई, तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा, r/2, तो r³/8 ये आ जाएगा मेरा। तो 4/3 पाई से पूरा ये टर्म कट गया, r³ भी कट चुका है, तो क्यू इनक्लोज की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है मेरी q/8। अब अगेन गॉस लॉ लगाएंगे अगर हम इस गॉसियन सरफेस में, तो क्या बनेगा हमारा देख लेते हैं। E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड, ये हमारा बन गया। तो अगर आप देखेंगे जो डेलस की वैल्यू होगी, जो एरिया होगा इस गॉसियन सरफेस का, वो क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई, r की वैल्यू विल बिकम r/2, तो 4 पाई r² दैट इज r²/4, और चार्ज इनक्लोज की वैल्यू हमें पता है q/8, और एप्सिलॉन नॉट तो हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, यहां पे एक टर्म रह गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का। तो कैलकुलेशन को सिंपल करना हमारे माइंड पे हमेशा रहेगा, कैसे हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकें। तो यहां पे तो आ चुका है हमारा एक टर्म 2 का, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर तो ये क्या बन जाएगा हमारा E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में r², और साथ में आ चुका है हमारे पास एक टर्म 1/2 का। ठीक है, अच्छा अगर आप अब इसको ए पार्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो टर्म है हमारा उस समय भी Q आया था, चार्ज Q इक्वल्स टू एनी, पूरी वैल्यू Q सेम ही है ये Q वाला, क्योंकि यही हमारा Q है जो हमने पहले भी यूज किया था। दूसरी चीज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये सारी चीज हमने यूज कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है अगर हम ए पार्ट के आंसर की वैल्यू को हाफ कर दें तो हमें दूसरे जो मिडिल पॉइंट पे है हमारा कोई पॉइंट, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें इससे ही मिल जाएगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर था वो था हमारा 2.3 into 10 की पावर 21, just divided by 2 and you will get 2 1 जा 2.2 and 1.15 into 10 to the power 21 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड दैट इज द आंसर 1.16 into 10 की पावर 21। तो सिंपल से हमें बस पता चल गया कि वेरिएशन केवल किसका आ रहा है 1/2 का। तो बस हमने इसको सॉल्व किया और हमें यह समझ में आ गया कि जो हमारा मिडिल पॉइंट है रेडियस का, वहां पे अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके कारण जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी 1.15 into 10 की पावर 21। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो सॉल्व इट एंड देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's see what this question is saying. A charge Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radii R1 and R2. तो ये हो जाएगा हमारा इनर रेडियाई, जो अंदर वाली रेडियस है इसको हमने R1 कह लिया, और सिमिलरली ये हो गया हमारा R2। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो x है उसकी पोजीशन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। जो x की वैल्यू है वो R1 से ज्यादा है और R2 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो x कहां पे लाई करेगा हमारा, हमने कहीं पर यहां पे ले लिया है एक पॉइंट अपना P। सो दिस पॉइंट वी आर सेइंग एज अ पॉइंट P, इसको मैंने P पॉइंट कह लिया है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट P पे
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और फिर हमें इसका एक ग्राफ शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो अगेन वी नीड अ गॉसियन सरफेस हियर, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो चार्ज है हमारा मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज तो हमारा इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इस अंदर वाले रीजन में हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसमें चार्ज होगा कितना, पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी हमारे इस रीजन पे, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले पूरा चार्ज Q है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई R बड़ा R क्यूब माइनस छोटा r, यानी कि R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की। क्या किया हमने बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमें इस रीजन का वॉल्यूम मिल गया, येलो कलर रीजन का वॉल्यूम मिल चुका है, और वहीं पर हमारा क्या है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है समझना इसको। अब मुझे ये पता करना है, जो मेरा गॉसियन सरफेस है जो कि कहां तक है, इस सेंटर से x दूरी तक है, इस रीजन में कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उस गॉसियन सरफेस के रीजन से। तो 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4/3 पाई x का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, क्योंकि जो चार्ज है हमारा वो केवल शेडेड रीजन पे है, ठीक है। तो मुझे केवल इस रीजन का ही वॉल्यूम चाहिए, केवल इतने का। तो हमने क्या किया, x वाले स्फीयर का वॉल्यूम से माइनस कर दिया R1 वाले रेडियस के स्फीयर के वॉल्यूम को, तो हमें मिल गया केवल इतने रीजन का वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें चार्ज मिल चुका है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी चार्ज एनक्लोज्ड की, तो वो आ चुकी है। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ, E इंटू डेल एस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी 4 पाई x का स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q और डिनोमिनेटर में है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, साथ में है x क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। साथ में अगर हमें E की वैल्यू हमें चाहिए, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू Q, पूरा टर्म ये आ जाएगा हमारा सेम R2 क्यूब माइनस R1 का क्यूब एप्सिलॉन नॉट x क्यूब माइनस R1 का क्यूब, और साथ में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 4 पाई x का स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा उस पॉइंट पे। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा वेरिएबल के पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आपको ज्यादा टफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, वो तो हम पूरी लेंगे कि गॉसियन सरफेस की एरिया कितनी है, जो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस को मार्क किया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बोला हुआ है आगे कि ड्रॉ अ रफ ग्राफ शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो इस साइड y एक्सिस में मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस में मैं दिखा रहा हूं पोजीशन ऑफ x की पोजीशन। तो अगर आप देखेंगे कि इस रीजन में जितने में R1 रेडियस है, कोई चार्ज नहीं है मेरा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये x एक्सिस से इंक्लाइंड रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू को, क्योंकि ग्राफ हमें पूरे रीजन में दिखाना है, अगर मैं x की वैल्यू को R1 से लेके R2 तक चलता हूं, तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और इस इक्वेशन से हम देख के कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि बाकी टर्म कांस्टेंट है, x क्यूब का टर्म ऊपर आ रहा है और एक नीचे आ रहा है x स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। अब पूरी तरीके से लीनियरली तो इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि हल्का सा टर्म माइनस R1 क्यूब का भी है इसके साथ, तो थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड होगा, लेकिन ऐसे कुछ करके ये इंक्रीज हो रही होगी। तो स्लाइटली इंक्रीज हो रही है हमारी जब x हमारा R1 से R2 की ओर को बढ़ रहा है, और जैसे ही हमारा x अब R2 के बाहर जाने लगेगा, तो अब की बार पूरा चार्ज आ जाएगा। जो चार्ज हम लेंगे फिर पूरा लेंगे, फिर वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं
अगर यहाँ पे x की वैल्यू R2 हो जाती है तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा, तो जो E का कर्व है दैट विल फॉलो द इक्वेशन 1/x², इसको फॉलो करेगा। तो वो कैसे जाएगा ग्राफ हमारा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो दिस वाज आवर ग्राफ ऑफ पार्ट बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हमने गॉस लॉ लगाया आप देख सकते हैं, एंड वी गेट द आंसर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये अ चार्ज q is placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a। तो एक hollow metallic sphere है हमारे पास और अनचार्ज्ड है, यानी कि कोई चार्ज है नहीं इस मेटेलिक स्फीयर में, रेडियस इसका a है। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई भी मेटल की चीज है या कोई भी चीज है तो उसमें कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। तो यह है मेरी इनर सरफेस IS, इनर सरफेस, और बाहर वाली हो गई मेरी आउटर सरफेस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना IS से, यह है इनर सरफेस और बाहर वाली क्या होगी, आउटर सरफेस। हमें इसका मेंशन कर रखा है, इसका रेडियस कितना है आपका a। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। इफ अ चार्ज q इज पुट ऑन द स्फीयर, अगर हम इसमें एक चार्ज रख देते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा ये तो बात की बात है। अच्छा, जो पहला पार्ट है उसमें अभी उसने क्या कहा है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो यहां पे पहले पार्ट में एक कैपिटल Q का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, वो सेकंड पार्ट की बात है। पहले पार्ट में हमारे पास कितना चार्ज है, कैपिटल Q। तो वो इसके कारण पूछ रहा है कि इनर और आउटर सरफेस में कितनी चार्ज डेंसिटी होगी। देखो सबसे पहले वी आर सॉल्विंग पार्ट ए। आपको ये देखना है कि अगर मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस लेता हूं तो ये गॉसियन सरफेस मेरी इनसाइड द कंडक्टर लाई कर रही है, और किसी भी कंडक्टर के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर ये चार्ज Q है, ये Q क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज इसके इनर सरफेस में इंड्यूस करेगा। ठीक हो गया, दिस कैपिटल चार्ज Q विल इंड्यूस अ -Q चार्ज ऑन द इनर सरफेस। और -Q चार्ज अगर इसके इनर सरफेस में आया है, अब ये जो हमारा कंडक्टर है ये तो अनचार्ज है, तो इसको बाद में भी अनचार्ज रहना चाहिए, तो इसके बाहर कितना चार्ज आ जाएगा, +Q, ताकि नेट चार्ज इसमें कितना हो जाए, 0। अब हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इनर और आउटर में। तो इनर में कितनी हो जाएगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो हो जाएगी हमारी -Q/4πa²। और आउटर सरफेस में हमारी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी +Q/4πa²। ठीक है, सो दीज आर द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये कहता है इफ अ चार्ज Q इज पुट ऑन द स्फीयर व्हाट वुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर। अब की बार वो एक चार्ज Q को स्मॉल q को आउटर सरफेस में डाल रहा है, ऊपर जो बाहर की सरफेस है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी में कितना फर्क पड़ेगा। सो अगेन वन मोर प्रॉपर्टी वी आर हैविंग, कोई भी चार्ज अगर हम किसी कंडक्टर को देते हैं इट डिसाइड्स ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो हमने q चार्ज इसको अगर दिया है तो ये केवल बाहर ही रहेगा, अंदर से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इनर वाले में अभी भी हमारे पास वही आंसर होने वाला है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी का, दैट इज -Q/4πa²। लेकिन अब की बार जो आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अब की बार वो कितनी हो जाएगी, 4πa², पहले का था तो Q प्लस स्मॉल q/4πa²। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बी का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। क्या कह रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन द सिचुएशन a एंड b। तो ये तो शायद सभी को क्लियर हो चुका होगा पहले के दो पार्ट। अब चलते हैं हम सी पार्ट में। ठीक है, सी पार्ट इसी में एड ऑन कर रहा है कि अगर हम इसके अंदर एक x दूरी पे एक पॉइंट ले लें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। देखो सबसे पहले एक बात याद रखना, ये जो Q है इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। पूरे कंडक्टर में अगर मैं यहां पे लेता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था,
लेकिन जब मैं बात करूंगा इस क्यू चार्ज की जो कि इसके अंदर है, वो अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। और अगर हम एक गॉसियन सरफेस ले लें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है कि E इंटू सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। और सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस x है तो E का वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर बोथ। दोनों के लिए वही होगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। वो पूछा था कि सिचुएशन ए और बी के लिए आप चाहे उसमें चार्ज बाहर से रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चार्ज का अंदर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्यू चार्ज अपना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ही। और गॉस लॉ, सिंपल सा गॉस लॉ अगर हम लगाएं, इस क्यू के बाहर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं तो सिंपली गॉस लॉ से मुझे क्या आंसर मिल जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई x स्क्वायर। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 12। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल फॉर अ बेरिलियम एटम। तो हमारे पास इस केस में जो एटम की हमें बात करनी है, बेरिलियम एटम की, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इसका एटॉमिक नंबर है हमारा। और क्वेश्चन में गिवन भी है कि 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, कन्फाइंड टू अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, the two 1s electron make a spherical charge cloud at an average distance of, तो कितनी डिस्टेंस में बना रहा है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे डिस्टेंस हमें दी हुई है 1.3 into 10 की पावर -11 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस, whereas the 2s electrons make another spherical cloud at an average distance of this। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड द 1s क्लाउड एंड एट अ, तो पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अगर हमें स्ट्रक्चर बनाए इसका, तो किस टाइप का बनेगा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हमारा 1s का इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे इसमें होंगे। फिर जैसे कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कहां चले जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा 1s का सेल, और ये हो गया हमारा 2s का, और ये न्यूक्लियस है, तो इसमें कितना है, 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। ठीक हो गया, तो ये तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। हमें निकालना क्या है कि पहला पार्ट में हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट इनसाइड द 1s क्लाउड। तो जस्ट इनसाइड मतलब इसके अंदर की बात कह रहा है, हमें 1s को इंक्लूड नहीं करना है, उसके अंदर की, यानी कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज आएगा वो केवल किसके कारण होगा, 4 प्रोटॉन के कारण जो हमारा चार्ज है, दैट ओनली वी हैव टू कंसीडर इन दिस। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज हमारा इसमें एनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस वी हैव टू सी। ठीक है, तो कितने हो जाएगी हमारी वैल्यू, E चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज कितना है हमारा एक प्रोटॉन में, उसकी वैल्यू, अपॉन डेल एस की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस हमें दिया ही है, एप्सिलॉन नॉट साथ में बचा हुआ है, तो ये हमारी वैल्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हमें दिख रहा है, इसकी वैल्यू हम ऊपर ले लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 9 पावर इसकी हमारी जो पावर है वो -19, ये वाली का -19 भी लिख लेते हैं। और साथ ही साथ देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमने ऊपर ले ली है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 4 भी हम लिख चुके हैं। तो नीचे जो हमारा टर्म बचा है वो केवल कौन सा बचा हुआ है, आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1.3 का स्क्वायर इट विल बी 1.69 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर इट विल बी प्लस की पावर 22। तो हमने आर का स्क्वायर करके उसको पावर को तो ऊपर भेज दिया और नीचे आ गया हमारा 1.69। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये कहां से आया है, तो जो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस का 22, और वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बन रहा है, ये तो बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 1.7 के अप्रॉक्स, और ऊपर 16 4 जा 64, पॉइंट तो कैंसिल हो जाएंगे अगर हम इसको 1.7 मान लेते हैं, तो 64 इंटू 9 दैट विल बी 9 4 जा 36, 3 9 से 54 एंड 7, सो इट विल बी
576 अपॉन 70 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितनी आ चुकी है हमारी यहाँ पे 9 माइनस 19 इट विल बी माइनस का 10 प्लस 22 इट विल बी प्लस का 12। ठीक है, अच्छा 17 से अगर इसको डिवाइड कर लें तो 576 17 17 3 जा 51 इट विल बी 6 66 अगेन 17 3 जा 51 इट विल बी 5 एंड 1 0.0 17 7 जा कितना हो जाएगा x 119 तो 8 के आसपास, तो 33.8 अप्रॉक्स हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी हमारी। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन थी, इसको इरेज कर लेते हैं। तो 33.8 जो हमारी वैल्यू आई है अप्रॉक्सीमेट वो हो जाएगी इंटू 10 टू द पावर 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.38 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 3.4 ही हो गया हमारा इंटू 13 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, हमने सेड फॉर्म में लिखने के लिए इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा दिया तो हमारी जो पावर है एक टर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ए पार्ट में हमने कैसे करी कैलकुलेशन। सो नाउ वी आर सीइंग द बी पार्ट। अब इसी में बी पार्ट भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो हमें यही पुट आउट करना है। तो बी पार्ट के लिए कैलकुलेशन देखने के लिए तो देखते हैं। सो टिल देन यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एक बार कोशिश करके देखें कि क्या होना चाहिए बी में, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इज सिमिलर टू द ए पार्ट। ठीक है, सो लेट्स सी। अब देखते हैं कि हमें बी पार्ट में क्या करना है। तो बी पार्ट में देखो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बी पार्ट वो कह रहा है कि 2s क्लाउड के जस्ट इनसाइड अ पॉइंट जस्ट इनसाइड द 2s क्लाउड। तो ये 2s क्लाउड है, इसके अंदर। तो अब की बार जैसे हमने इनसाइड द 1s क्लाउड कहा था तो हमने चार्ज केवल न्यूक्लियस का लिया। इस बार क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जस्ट पॉइंट इनसाइड द 2s क्लाउड, यानी कि हमें 2s के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करना, लेकिन इस बार 1s के इलेक्ट्रॉन को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन, लेट्स सी। तो सबसे पहले E डेल एस कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर में हम क्या कह सकते हैं, हमें डिस्टेंस रेडियस दी हुई है। अच्छा, इफ यू विल सी वन थिंग इन दिस, तो एक चीज बड़ी कॉमन है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे 1.3 और 5.2 में एक चीज खास बात है, वो क्या है, जो हमारा 5.2 है वो 13 का मल्टीपल है। यानी कि अगर मैं 1.3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 3 12 1 कैरी 5, तो 4 टाइम्स इसकी वैल्यू होती है। तो मैं देखो अगर मैं सिंपल से ये कह दूं आपसे कि जो मेरा नया रेडियस होने वाला है वो 4 टाइम्स ऑफ पहले वाले का ही है, तो मुझे कुछ फायदा मिल सकता है कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपको हमेशा व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन जस्ट चेक कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कैसे इजी हो सकती है, तो मुझे लग रहा है कि यहां से हमें एक फायदा मिलने वाला है। तो डेल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख ले रहा हूं, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, साथ में r1 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्यू इनक्लोज्ड, अब की बार चार्ज कितना होगा, तो न्यूक्लियस में तो 4 प्रोटॉन है और 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा हमारा, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं क्यू एनक्लोज्ड इस केस में कितना होने वाला है, तो 4 प्रोटॉन का चार्ज माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास जो बचेगा वो 2 प्रोटॉन का नेट चार्ज बचेगा। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो सिंपल है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 कैंसिल हो चुके हैं, 2 बचे हैं। तो 2 के कारण चार्ज Q इक्वल्स टू Ne, तो ये तो चार्ज आ चुका है हमारे पास, और सेम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो पहले जो हमारा चार्ज था वो 4Q था, मतलब सॉरी 4Q नहीं, अगर हम पहले चार्ज देखें तो पहले n की वैल्यू 4 थी, अब वो जो वैल्यू है n की वो हमारी 2 है। तो कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं अगर आप पुराने से रिलेट करके इसकी वैल्यू को निकालें, तो वी कैन इजीली रिलेट विद द ए पार्ट। तो पहले अगर हमने ए पार्ट को सॉल्व किया और हमें पता है कि कैसे कैसे हमने उसमें रखा है, तो देखते हैं कैसे इजी हो सकता है। तो देखो इसके लिए E की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, यहां पे एक टर्म 2 का है, पहले यहां पे टर्म 4 का था,
तो अगर मुझे इसको 4 का टर्म बनाना है तो नीचे भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा और मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बना सकता हूं। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और मैंने एक टर्म और यहां पे लिख लिया है 2 का, ठीक है। और 4 पाई r1 स्क्वायर, एक टर्म और आ जाएगा हमारे पास 16 का जो यहां पे आया हुआ है, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर जो पहले वाली रेडियस थी। तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि जो हमारा पहले जो टर्म था ए वाले पार्ट में वो क्या था, Q इक्वल्स टू NE, N4 था हमारा इंटू E चार्ज इलेक्ट्रॉन में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू हम ए पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं और वो हमारी कितनी आई हुई है 3.4 इंटू 10 की पावर 30। तो इसका आंसर हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, तो 3.4 इंटू 10 की पावर 13 अपॉन, मैं डायरेक्ट इसको 16 2 जा 32 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगा, तो 34 अपॉन 32, ठीक है। तो 34 अपॉन 32 इंटू 10 की पावर इट विल बिकम 12। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो वैसे तो हम 32 1 32 ऐसे ही कह सकते हैं, 2 बचेगा, पॉइंट समथिंग अबाउट 1 पॉइंट आएगा। और अगर छोटा करना चाहें तो 16 और ये हो गया हमारा 17, तो 16 1 16.1, तो 0 16 6 96, तो 1.06 इंटू 10 की पावर 12 और अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो याद रखना यहां पे हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है और पहले पार्ट की हेल्प ली है, तो आप चाहो तो पूरा पूरा रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने पहले पार्ट का यूज कर लिया है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे चार्ज का रिलेशन कैसे चल रहा है और सरफेस एरिया का। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, कि आप चार्ज की पूरी वैल्यू ले लें 2 इंटू जो हमने ले रखी है, और सरफेस एरिया आप फिर जो आर की वैल्यू है देन यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, ठीक है, 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11, फिर आप कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो मैंने तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ए पार्ट से कंपेयर करके उसमें कौन कौन से टर्म एक्स्ट्रा आ रहे थे वो देख के कैलकुलेशन करिए। तो यहां पे मुझे वहां पे 4 का टर्म मिला था, तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसके लिए ये 2 आ गया मेरा, और साथ में ये 16 आया है जो मेरा ए पार्ट में नहीं था। तो इससे सिंपल हमें पता चल गया था कि अगर मैं पहले वाले आंसर को 16 टू 32 से डिवाइड करता हूं देन आई विल गेट द आंसर ऑफ पार्ट बी, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर। देखो सबसे पहले यहां पे ये समझ लो कि ये लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है। जैसे हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने रो से डिफाइन किया था, यह है हमारे पास लैम्डा, जो कि क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, पूरे 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, ये हमें पता चलता है इससे। तो फ्रॉम अ लाइन चार्ज, तो खैर सिंपल है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, वैसे इसने मेंशन नहीं किया था। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लाइन चार्ज ऑफ दिस डेंसिटी, कितनी दूरी पे निकालना है हमें, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमें तो खैर इसका सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आर क्या होता है, लाइन चार्ज से कितनी दूरी पे आपको फाइंड आउट करना है, आपका जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है। तो हमने कह दिया पी पॉइंट हमारा 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब देखो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर यहां पे मैं एक 2 का टर्म ले आता हूं तो मुझे ऊपर भी लाना पड़ेगा, ये मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया है। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये मेरा बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू दैट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। आर की वैल्यू कितनी है हमारी
4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट पे लेना है, दैट इज मीटर। तो ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर। तो देखते हैं 10 की पावर कितनी बनेगी, ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 + 2 11, 11 - 6 विल बी 5 न्यूटन पर कूलम। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन, बस ध्यान रखना आपको पाई एप्सिलॉन की वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई हेयर बाय 2, ऊपर भी 2 को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है, डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन इजी कर सके। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। सो डू इट प्रॉपर्ली इन योर पेयर कॉपी। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 14 मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक पॉजिटिव वायर हमें दे रखा है जिसकी हमें चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन ने मेंशन कर रखी है 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके अबाउट हमारा रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो रीजन क्या है, देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए mv²/r। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, जिस तरीके से हमें गिवन है कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके कारण एक फोर्स क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रॉन को, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स which is important for revolving in a circular path, that is mv²/r। अच्छा, Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे Q × E, और mv²/r दिस इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा Q की वैल्यू चार्ज इन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जैसे कि एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके कारण E की वैल्यू क्या होती है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, पाई का टर्म भी आता है यहाँ पे, तो E = 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r = mv²/r। तो r तो टर्म सेम ही है, दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अच्छा, मुझे काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे हाफ का टर्म मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो यहाँ पे किया है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो जो मेरी राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है वो तो बन चुकी है अब काइनेटिक एनर्जी, अब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो चुका है हमारी वैल्यू 1.6 इंटू लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁸, तो पावर भी ले लेते हैं 10 की, तो 10 की पावर -19, लैम्डा में पावर कितनी है -8। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर में तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऊपर भेज दी है। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। तो यहां से हम देखेंगे जो हमारी 10 की वैल्यू है इट विल बिकम -19 + 9 इट विल बी -10, -10 - 8 इट विल बिकम -18। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई है हमारी इसकी, तो 9 × 16 2 जा 32 दैट इज 3.2। तो सॉल्व कर ले अगर हम पूरा इसको, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और एक 28। तो एक नंबर के बाद पॉइंट है हमारा 10 की पावर -88, और वी कैन राइट इट 2.88 × 10 की पावर -17 जूल। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, जस्ट हमने काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फोर्स को किसके इक्वल कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के। फिर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हाफ का टर्म नहीं था तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया ताकि राइट साइड में हमारा क्या बन जाए, काइनेटिक एनर्जी का टर्म। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है
जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, रो। रो का मतलब क्या हो गया हमारा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस पॉइंट P पे इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस। तो ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सिंपली बाय यूजिंग गॉस लॉ E डॉट ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो कि मेरी कैसी जा रही होगी, इस P पॉइंट को पास करती हुई जा रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, CSA ऑफ सिलेंडर दैट विल बी 2 पाई r इंटू h, ठीक है। तो r किसके इक्वल है हमारा, x के इक्वल है, इक्वल्स टू, तो q कितना हो जाएगा, q एनक्लोज्ड हमारा, तो हमें दे रखा है रो इंटू वॉल्यूम, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h। अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तो मैं मल्टीप्लाई का टर्म हटा दे रहा हूं, तो पाई r स्क्वायर h, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, x, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया पाई x स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और x में कंफ्यूज मत होना, यहां पे ये हमने x को लिखा हुआ है, तो q की वैल्यू क्या हो गई, रो पाई x का स्क्वायर और साथ में h। तो पाई से पाई कैंसिल, x और h भी कैंसिल, एक पावर बचेगी x की यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम रो x अपॉन, अच्छा एप्सिलॉन नॉट तो चलते हुए ही आ रहा है हमारा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो q की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जब हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई x स्क्वायर इंटू h, एरिया इंटू हाइट। तो एक x से x का टर्म कैंसिल, एक h से h का टर्म कैंसिल, पाई से पाई, तो 2 बचा हुआ था, डिनोमिनेटर में आ गया रो का टर्म और x का टर्म। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो दिस वर द क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। In the next video we will discuss some remaining questions. Thank you.